अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी खूबसूरती को देखकर लोग अपनी पलकें झपकना भूल जाते थे। लेकिन उस हसीन चेहरे के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इस राज के पर्दे उठाते हैं, पर उससे पहले अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाल चुनरी का रहस्य। चंद्रपुर की नैना। ये घटना करीब 40 साल पुरानी है, जब चंद्रपुर नाम का एक शांत और खुशहाल गांव हुआ करता था। लेकिन उस गांव की शांति तब भंग हो गई जब वहां नैना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। वो हमेशा एक लाल चुनरी ओढ़ती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। गांव के नौजवान उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। नैना सबसे मीठी बातें करती और रात के अंधेरे में किसी एक को मिलने के लिए बुलाती। पर खौफनाक बात यह थी कि जो भी उससे मिलने जाता, अगली सुबह उसकी लाश ही मिलती। रघु की जिद और खौफनाक सच। जब मौत का सिलसिला बढ़ा तो गांव में डर का माहौल बन गया। लेखक के दादाजी के दोस्त रघु को भी नैना से प्यार हो गया था। दादाजी ने उसे बहुत समझाया, रघु, उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, उससे दूर रहो। पर रघु नहीं माना और एक रात चुपके से जंगल में लगे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। दादाजी भी शक होने पर उसके पीछे पीछे झाड़ियों में छिपकर चले गए। भयानक मंजर। चांदनी रात में नैना खड़ी थी। जैसे ही रघु ने उससे प्यार का इजहार किया, नैना का चेहरा भयानक रूप लेने लगा। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी लाल हो गईं। हवा में उसके बाल नागिन की तरह लहराने लगे और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे हो गए। उसने चीख कर कहा, तारांकन, प्यार? मैं प्यार नहीं करती, मैं खून पीती हूँ। और पलक झपकते ही रघु को अपना शिकार बना लिया। दादाजी वहां से जान बचाकर भागे और गांव वालों को बताया, लेकिन जब तक सब वहां पहुंचे रघु खत्म हो चुका था। वहां बस पीपल के पेड़ पर वो लाल चुनरी लटक रही थी। आज भी जारी है दहशत। नैना उसके बाद फिर कभी गांव में नहीं दिखी। रघु की मौत के बाद गांव वालों ने उस जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया था। सालों बीत गए, चंद्रपुर बदल गया, कच्ची सड़कें पक्की हो गईं, लेकिन वो पुराना पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था, सूखा, काला और डरावना। शहर से आया अजनबी। करीब 10 साल पहले की बात है। गांव में एक लड़का आया, नाम था आर्यन। वो शहर से फोटोग्राफी करने आया था। उसे पुराने खंडहरों और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। गांव वालों ने उसे 1000 बार समझाया, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस पुराने कुएं और पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना, वहां मौत का साया आज भी भटकता है। लेकिन आर्यन हंसकर कहता, तारांकन चाचा, ये सब कहानियां हैं, मैं तो बस उस पुराने पेड़ की कुछ अच्छी लो लाइट फोटोज लेना चाहता हूँ। रात का सन्नाटा और पायल की झंकार। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी आर्यन अपना कैमरा उठाकर चुपके से उसी प्रतिबंधित जंगल की ओर निकल गया। जैसे जैसे वो झाड़ियों को पार कर रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे हवा में एक मीठी खुशबू महसूस हुई, चमेली के फूलों जैसी। तभी उसे सुनाई दी पायल की छम छम। आर्यन ठिठक गया। उसने कैमरा घुमाया और लेंस से देखा। दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। उसने जूम किया तो उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसकी लाल चुनरी जमीन को छू रही थी। नैना का नया जाल। आर्यन को लगा शायद कोई गांव की लड़की रास्ता भटक गई है। वो उसके पास गया और बोला, तारांकन, नमस्ते, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? यह जगह सुरक्षित नहीं है। लड़की धीरे से मुड़ी। उसकी खूबसूरती देख आर्यन जैसे सुध बुध खो बैठा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें गहराई इतनी थी कि कोई भी डूब जाए। वो धीमे से मुस्कुराई और बोली, मैं तो बरसों से इंतजार कर रही हूँ, किसी ऐसे का जो मुझे यहाँ से ले जाए। आर्यन सम्मोहित हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़की उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई जहाँ एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। खौफनाक अंत। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। लड़की की लाल चुनरी उड़ी और आर्यन की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे। आर्यन के हाथ से कैमरा छूट गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की नैना का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी खाल लटकने लगी और आवाज में हजारों चीखें सुनाई देने लगी। इतने सालों बाद कोई नया शिकार आया है। आज की रात मेरी प्यास बुझेगी। अगले दिन आर्यन का कैमरा उसी पीपल के पेड़ के पास पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी फोटो उस लाल चुनरी की थी जो हवा में बिना किसी सहारे के लहरा रही थी। आर्यन का कभी पता नहीं चला। गांव वालों ने जब देखा कि आर्यन भी गायब हो गया और रघु की तरह उसका भी कोई सुराग नहीं मिला,
तो पूरे चंद्रपुर में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी फैल गया। लोग समझ गए थे कि जब तक वो पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, नैना का साया गांव को नहीं छोड़ेगा। गांव के मुखिया ने तय किया कि उस शापित पेड़ को जड़ से खत्म करना ही होगा। यह कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। पीपल का अंतः एक खौफनाक रात, गांव के सबसे हिम्मत वाले 5 आदमी मुखिया जी, तांत्रिक बाबा और 3 नौजवान हाथों में कुल्हाड़ियां और जलती हुई मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। उनके साथ गंगाजल और अभिमंत्रित की गई जंजीरें भी थीं। जंगल का बदला हुआ रूप, जैसे ही वे उस पीपल के पास पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। दोपहर का वक्त था, लेकिन जंगल में रात जैसा अंधेरा छा गया। परिंदों के चहकने की जगह सिर्फ सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। तांत्रिक बाबा ने चेतावनी दी, सावधान रहना, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये उस रूह का घर है, वह इसे आसानी से गिरने नहीं देगी। पहली कुल्हाड़ी का वार, एक नौजवान ने हिम्मत जुटाई और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ के तने पर जोर से मारी। जैसे ही लोहा लकड़ी से टकराया, पूरा जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। वो चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों औरतों के एक साथ रोने जैसी थी। अजीब बात यह थी कि जहां कुल्हाड़ी लगी थी, वहां से लकड़ी का बुरादा नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून बहने लगा। गांव वाले सहम गए, लेकिन तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, तारांकन रुकना मत, अगर आज रुक गए तो ये गांव को तबाह कर देगी। नैना का माया जाल। जैसे ही दूसरी कुल्हाड़ी चली, अचानक हवा में लाल चुनरी लहराने लगी। वो चुनरी इतनी तेजी से घूमी कि उसने एक नौजवान की आंखों पर पट्टी की तरह लपेट लिया। वो अंधा होकर कुल्हाड़ी इधर उधर चलाने लगा। अचानक उसे पेड़ के पीछे वही खूबसूरत नैना दिखाई दी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। छोड़ दो इसे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहोगे। वह लड़का सम्मोहित होकर कुएं की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुखिया जी ने उसे जोर से धक्का दिया और तांत्रिक ने उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। वो लड़का होश में आया, लेकिन वह कांप रहा था। अंतिम प्रहार, जैसे जैसे कुल्हाड़ी के वार बढ़ते गए, पेड़ से खून की धाराएं तेज हो गईं। जमीन लाल हो चुकी थी। तभी पेड़ की जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकल आईं और अजगर की तरह लोगों के पैरों को जकड़ने लगी। तांत्रिक बाबा ने चिल्लाकर कहा, तारांकन अग्नि, इसे आग के हवाले करो। गांव वालों ने मशाले पेड़ के खोखले तने में डाल दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, पेड़ के भीतर से नैना की असली शक्ल बाहर निकली। सफेद चेहरा, धंसी हुई आंखें और पीछे की ओर मुड़े हुए पैर। वो आग में जलते हुए तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि लोगों के कानों से खून निकलने लगा। राख और सन्नाटा। करीब 3 घंटे तक वो पेड़ जलता रहा। जब आग ठंडी हुई तो वहां सिर्फ काली राख बची थी। खून के निशान गायब हो चुके थे। तांत्रिक ने उस जगह को जंजीरों से घेर दिया और एक कील जमीन में ठोक दी, ताकि वो रूह दोबारा न लौट सके। क्या सब खत्म हो गया? गांव वाले राहत की सांस लेकर लौट आए। लेकिन दादाजी कहते थे कि उस रात के बाद से उस जगह पर कभी कोई घास नहीं उगी। आज भी अगर कोई गलती से उस काली राख के ढेर पर पैर रख देता है, तो उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके पैर को नीचे की ओर खींच रहा है। और सबसे अजीब बात, गांव के मंदिर की दीवार पर अगले दिन किसी ने लाल कोयले से लिखा था, पेड़ कट सकता है, यादें नहीं, मैं वापस आऊंगी। साल 2015 की बात है। सरकार ने उस पुराने जंगल के बीच से एक चौड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत विरोध किया। मुखिया जी ने चेतावनी भी दी कि उस काली राख वाली जमीन को न छेड़ा जाए, लेकिन इंजीनियरों ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। जब बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें उस जगह पहुंची जहां कभी वो खौफनाक पीपल का पेड़ खड़ा था, तो जो मंजर सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। खुदाई का खौफनाक सच। जैसे ही मशीन का विशाल पंजा जमीन के अंदर धंसा मिट्टी के साथ पत्थर नहीं, बल्कि सैकड़ों हड्डियां बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी जमीन ही लाशों पर टिकी हो। लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब मशीन एक भारी चीज से टकराकर रुक गई। वो रहस्यमयी संदूक। जमीन के करीब 10 फीट नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। वो संदूक मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उन जंजीरों पर वही अजीब से तांत्रिक निशान बने थे जो सालों पहले उस तांत्रिक बाबा ने पेड़ पर बनाए थे। इंजीनियर ने उत्सुकता में आकर मजदूरों से उस संदूक को खोलने को कहा। गांव वाले चिल्लाते रहे, इसे मत खोलो, इसमें मौत कैद है। पर किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही भारी हथौड़े से जंजीरें तोड़ी गईं, एक अजीब सी सड़ी हुई गंध पूरे इलाके में फैल गई। संदूक का ढक्कन धीरे से खुला। संदूक के अंदर का मंजर। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। संदूक के भीतर मिला एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति, जिसका चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा दादाजी ने नैना का बताया था। 2 ढेर सारे इंसानी बाल जो किसी जादुई तरीके से अभी भी काले और चमकदार थे।
3 और सबसे ऊपर रखी थी वही लाल चुनरी। हैरानी की बात यह थी कि 40 साल जमीन के अंदर रहने के बाद भी वो चुनरी बिल्कुल नई लग रही थी। उसका रंग इतना गहरा लाल था जैसे उसे अभी अभी ताजे खून में डुबोया गया हो। पैर उल्टे होने का राज। जब तांत्रिकों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि वो संदूक दरअसल एक कैदखाना था। नैना कोई साधारण प्रेतनी नहीं थी, वो एक प्राचीन श्राप का हिस्सा थी। खुदाई के दौरान जैसे ही वो संदूक खुला, वो कैद टूट गई। उस रात खुदाई वाली जगह पर काम कर रहे 3 मजदूर अचानक गायब हो गए। अगले दिन जब पुलिस जांच करने आई तो उन्हें उन मजदूरों के पैरों के निशान मिट्टी पर मिले, लेकिन वे निशान बहुत अजीब थे। निशान जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन एड़ियां आगे की तरफ थीं और उंगलियां पीछे की तरफ। हाईवे के उस शापित हिस्से पर जो हुआ, उसने पूरे इलाके की रूह कपा दी। अंतिम अध्याय, वो रात और आखिरी चीख। 2015 की उस काली रात को जब वो संदूक खुला तो सिर्फ मिट्टी नहीं फटी थी, बल्कि नरक का दरवाजा खुल गया था। उस रात हाईवे का काम देख रहे चीफ इंजीनियर राघव अपनी जीप में बैठकर वापस शहर जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगी। रेडियो पर गाना बजते बजते रुक गया और सिर्फ एक घिनौनी हंसी सुनाई देने लगी। सम्मोहन का जाल। राघव ने ब्रेक मारा। सामने सड़क के बीचों बीच वही लाल चुनरी पड़ी थी। जैसे ही वो उसे हटाने के लिए नीचे उतरे, हवा का एक बर्फीला झोंका आया। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर माइलस्टोन पर अचानक खून जैसे लाल रंग से कुछ शब्द उभर आए। स्वागत है, अब तुम मेरे हो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। जीप की पिछली सीट पर कोई बैठा था। वही चेहरा, वही रहस्यमयी आंखें, नैना। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट कान तक फटी हुई थी। उसने राघव के कान में फुसफुसाया, मेरे पैर तो उल्टे हैं ही, क्या तुम देखना चाहोगे कि तुम्हारे पैर कैसे मुड़ते हैं? गांव वालों का खौफनाक मंजर। अगली सुबह जब गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचे तो ना तो कोई जीप थी और ना ही राघव। वहां सिर्फ एक नजारा था जिसने देखने वालों की रातों की नींद छीन ली। उस जगह पर जहां कभी वो संदूक निकला था, हजारों लाल चुनरियां पेड़ों से लटकी हुई थीं। और सबसे भयानक बात, हर चुनरी के नीचे एक इंसानी साया झूल रहा था। जब पुलिस ने पास जाकर देखा तो वे कोई पुतले नहीं थे। वे सभी लोग थे जो पिछले 40 सालों में गायब हुए थे, जिनमें रघु और आर्यन भी शामिल थे। उनके शरीर सालों बाद भी वैसे ही ताजे थे जैसे वे कल ही मरे हों, लेकिन उन सबके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अंत या नई शुरुआत। आज भी उस हाईवे के किलोमीटर 13 पर एक बड़ा बोर्ड लगा है, रात 10 बजे के बाद यहाँ गाड़ी रोकना मना है। ड्राइवर कहते हैं कि अगर आप उस सड़क से गुजरते समय अपने पीछे वाले आईने रियर व्यू मिरर में देखें तो आपको अपनी पिछली सीट पर एक लाल साया बैठा हुआ दिखेगा। वो आपसे बात नहीं करेगी, बस धीरे धीरे अपने हाथों से एक फंदा तैयार करेगी, आपकी गर्दन के नाप का।